हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको फोर्थ चैप्टर के बारे में जानकारी दे दिया हूँ और आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे, प्रश्न उत्तर भी लिख लिए होंगे। आज की क्लास में हम फिफ्थ चैप्टर के बारे में बात करेंगे और फिफ्थ चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर कौन सा होगा बच्चों? चैप्टर 5 क्लास 7 साइंस का चैप्टर 6 होगा और उस चैप्टर का नाम क्या होगा? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षारक और लवण तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। अम्ल क्या होता है बच्चों? आप सामान्य रूप से जानते होंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण। साधारण डेफिनेशन तो आप पढ़े होंगे, लेकिन इनकी जो डिटेल डेफिनेशन मिलेगी आपको, हम आपको 11th बताएंगे। लेकिन जो सामान्य डेफिनेशन आपकी क्लास तक जो सीमित है वो आपको डेफिनेशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या है, आप तो यह जानते होंगे सामान्य रूप से कि खट्टा आम सुने हैं, खट्टा आम खाते हैं कि नहीं? बहुत अच्छा, इमली हो गई, यानी जो पदार्थ खट्टे होते हैं उसको हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। वह पदार्थ जो स्वाद में क्या निकले आपको? खट्टा निकले, उसे हम क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं, यानी एसिड उसी को बोला जाता है। लेकिन डेफिनेशन के आधार पर आपको बताया जाएगा अम्ल क्या होता है। उसके पहले बेस की बात करता हूँ। अम्ल हो गया खट्टा, स्वाद में खट्टा है जिसे हम अम्ल कहेंगे। स्वाद में अगर कड़वा है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कफैला जिसको बोलते हैं, कड़वा या कफैला, उसे क्षार कहा जाता है। तो पदार्थों को निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया है अम्ल, क्षार और लवण के। अम्ल तथा क्षारक रसायनों के दो समूह होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्षारकों के साथ क्रिया करते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं। प्रबल अम्ल यानी जो स्ट्रांग एसिड होता है बच्चों, धातुओं को संक्षारित कर देते हैं। ठीक, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार की बात होती है, अभी क्षार आपको बता भी दिया हूँ। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल के साथ क्रिया करके उनकी अम्लता निरस्त कर देते हैं। मतलब आना चाहिए, क्षार को क्रिया करके उनकी अम्लता निरस्त कर देते हैं। तो उसमें आपको यह पढ़ना होगा जिनमें से क्या होगा बच्चों? क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनकी अम्लता नष्ट हो जाती है, उसे निरस्त कर दिया जाता है। क्षारक वे पदार्थ हैं जो अम्ल के साथ क्रिया करके उनकी अम्लता निरस्त कर देते हैं। अनेक क्षारक उपयोगी पदार्थ होते हैं, ऐसा सोचना गलत होगा। अनेक क्षारक उपयोगी पदार्थ होते हैं, ऐसा सोचना गलत है। अम्ल खतरनाक होते हैं तथा क्षारक नहीं होते। अनेक प्रकार के जो प्रबल क्षारक होते हैं वो सजीव वस्तुओं को जला देते हैं, वे दाहक पदार्थ कहलाते हैं। यानी जो सजीव पदार्थों को जला देते हैं उसे क्या बोलते हैं? दाहक पदार्थ कहा जाता है। थोड़ा हम संकेत की बात करते हैं, तो उसका संकेत क्या होगा बच्चों? संकेतक, इंडिकेटर। ये सामान्य परिचय था भी, संकेतक, इसको क्या बोले जाते हैं? इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्या होता है बच्चों? तो इसको थोड़ा देख लीजिए क्या होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जटिल पदार्थ जो दूसरे पदार्थों के संपर्क में आने पर उनके रंग बदलते हैं, संकेतक कहलाते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे जटिल पदार्थ, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे जटिल पदार्थ, पाए जाने वाले वे जटिल पदार्थ, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे जटिल पदार्थ जो दूसरे पदार्थों के संपर्क में, जो दूसरे पदार्थों के संपर्क में
जो दूसरे पदार्थों के संपर्क में आने पर उनके रंग बदल लेते हैं। उनके रंग बदल देते हैं। जब उनके रंग बदल जाता है बच्चों, उसे ही संकेतक कहते हैं। संकेतक कहलाते हैं, यानी इंडिकेटर कहलाता है। तो क्या कहते हैं? इंडिकेटर। तो डिफिनेशन समझ में आ गई संकेतक की। प्राकृतिक रूप से ये ऐसा नहीं है, प्राकृतिक रूप से ऐसा है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे जैसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों के संपर्क में आने पर उनके रंग बदल देते हैं। यानी अगर वह दूसरे पदार्थों के संपर्क में आता है तो उसका रंग बदल जाता है, उसी को इंडिकेटर कहा जाता है। आप जब 11th क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, तो उसमें हमारे पास एक नेपलिन होता है, इंडिकेटर का काम करता है। हम टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट करवाते हैं बच्चों को। उसमें एक टाइट्रेशन जब स्टार्ट होता है तो यदि कलर नहीं आता किसी कारणवश, मान लीजिए उसकी क्वांटिटी कम है या किसी कारणवश वाटर जो हमारा है वह डिस्टिल वाटर नहीं है, शुद्ध जल नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है, रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट आता है लेकिन कम आता है। तो उसको रिजल्ट लाने के लिए क्या करना पड़ता है, यदि आप इंडिकेटर डाल दिए हैं, नेपलिन डाल दिए हैं, तो कलर आ गया, मतलब निश्चित रूप से आपका प्रयोग सफल है। अगर नहीं आता है तो आपका प्रयोग गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इंडिकेटर का मतलब यही होगा कि यदि वह किसी दूसरे के संपर्क में आ रहा है तो कलर में क्या कर दे, रंग में परिवर्तन हो जाता है। निश्चित रूप से क्या कहते हैं, संकेतक। हम कुछ संकेतक का नाम बताते हैं आपके सामने। फिनाइल, मेथिल ऑरेंज सोचर, ये सब क्या होते हैं, ये संकेतक है। इनकी सहायता से आप जो कर सकते हैं। मेथिल ऑरेंज सोचर, मेथिल ऑरेंज सोचर, ठीक है। फिनोक्सिलिन, ये हमारा क्या है, ये दो एग्जाम्पल मैं आपको करके दिया हूं। आपसे एग्जाम्पल और क्या याद रखिएगा, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। अब हम डिटेल बात करेंगे एसिड की। एसिड क्या है इसको मैं बता दूं, ठीक है। संकेतक तो समझ आ गया ना कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वेजिटेटिव पदार्थ जो दूसरे पदार्थों के संपर्क में आने पर उनके रंग बदल जाते हैं। यानी दूसरे पदार्थों के संपर्क में जैसे आता है तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों, संकेतक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं, पोषक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एसिड की। क्या है, हम एक मैं आपको अकॉर्डिंग टू आर्मीनियस के अनुसार डिफिनेशन दे रहा हूं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलीन होकर हाइड्रोजन आ देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलीन होकर अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलीन होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलीन होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक बच्चों, समझ में आ गया। अम्ल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है खट्टा। अम्ल एक लैटिन शब्द है, ग्रीक वर्ड है, और जिसका अर्थ होता है सवर यानी खट्टा। कुछ अम्ल संपर्क में आने पर जला देते हैं, किंतु अधिकांश अम्ल हानिकारक नहीं होते। अनेक अम्ल हमारे आहार, स्वास्थ्य एवं सफाई कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नींबू, संतरा, अंगूर आदि अनेक फल एवं सब्जियों खट्टे के कारण अम्लीय पदार्थ होते हैं। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ आप नाम सुने होंगे, जैसे हमारा ऑरेंज हो गया,
ठीक है। लेमन हो गया नींबू, और आप फेवरेट जानते हैं बच्चों, फेवरेट जानते हैं। और इसके बाद आंवला भी होता है, तो कुछ है मीठा में कुछ खट्टापन आता है, उसमें विटामिन सी पाई जाती है आंवले में, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, सब्जियां भी खाते होंगे तो निश्चित रूप से कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो खट्टी है, ऐसा आपको लगता होगा। तो मतलब आना चाहिए कि इन सभी प्रकार के जो खट्टे पदार्थ होते हैं सभी में कुछ न कुछ मात्रा में एसिड भी पाया जाता है। याद रखिएगा, आपके स्टमक में भी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, हमेशा एसिडिटी जिसको बोलते हैं पेट में दर्द होना, अचानक पेट में दर्द होना, यानी एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है। इसी कारण से कहा जाता है कि विटामिन सी का सेवन अवश्य कीजिए। आंवले का उपयोग यदि आप आंवला मिलता है तो अवश्य उसका सेवन करना चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब कुछ पदार्थों के प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ पदार्थ हैं उनके बारे में बात करते हैं कि उनमें किस किस प्रकार का कौन कौन से प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो आप नोट कीजिएगा, रेडी हो जाइए। प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलीन होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसका एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे आप एसिड है, इसको हम पानी में डाल देंगे, H2O में डाल देंगे, जैसे H2O में डाल देंगे तो H पॉजिटिव प्लस Cl। आप देखिए ये पानी कहाँ चला गया, ये पानी आपका H2O है, वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एड हो गया है, और एड में जब जैसे घुल जाता है तो हाइड्रोजन आयन निकल जाता है, Cl नेगेटिव। यहाँ पे जल है, किसका सूत्र है बच्चों, जल का सूत्र है, एसिड का, ठीक, सॉरी जल का सूत्र है, वानी वाटर, एसिड हमारा ये है। कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये आपका जल है यानी वाटर मॉलिक्यूल है। ये क्या बन गया, हाइड्रोजन आयन हो गया। ये क्या है, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। चलिए हम प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ पदार्थों के नाम पढ़ते हैं। सामान्य रूप से अगर परिभाषा बात करें तो अम्ल खट्टा होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्गेनियस की बात करेंगे, आर्गेनियस के अनुसार तो हो जाएगा अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलीन होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं। दूसरा है आपका इसमें प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ अम्ल हैं, तो इसकी बात करते हैं। जैसे साइट्रिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल में नींबू अम्ल, साइट्रिक अम्ल में क्या नींबू संतरा एग्जांपल आता है, सेव में मैलिक एसिड आता है। तो आपको इसको हम पढ़ने दे देंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। साइट्रिक एसिड, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ अम्ल, आपको डेफिनेशन आपको प्रकृति में पाया जाता है बता दिया हूं। नेक्स्ट हमारा है आपका HCl की क्या था, इसलिए HCl के साथ हमने क्या कराया, HNO3 देखिए क्या है, HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड। इसको आप जल में लेकर देंगे यानी पानी डाल दीजिए, H2O, जब इसमें पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन आयन अलग हो गया, और NO3 नाइट्रेट आयन क्या होगा बच्चों, अलग हो गया। इसका क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है, हाइड्रोजन आयन। ये क्या है, नाइट्रेट आयन, ठीक है। नेक्स्ट H2O को भी देखना है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए H2SO4। H2SO4 क्या है, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड को जब आदमी तोड़ता है यानी जब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, एजल घटक होता है, H2O होता है, देखिए क्या होता है, H+2SO4 नेगेटिव। कितने हैं,
दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन संख्या कितने यहाँ पे दो है, तो दो हाइड्रोजन मैंने 2 लगा दिया, और हाइड्रोजन में एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, SO4 में 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया, सल्फेट आयन, सल्फेट। तो आपका यह एसिड अम्लों की प्रबलता स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या है, कच्चे फलों में क्षीण अम्ल वीक एसिड पाए जाते हैं, कच्चे फल जो होते हैं उसमें वीक एसिड पाए जाते हैं, किंतु सल्फ्यूरिक अम्ल H2O4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्रबल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, खनिज अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि खनिजों से प्राप्त होते हैं। इन्हें सावधानी रखनी चाहिए, ये त्वचा में जलन था कपड़ों में छेद कर देते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत ही खतरनाक एसिड है, इसको समझा दूं, ये बहुत ही खतरनाक एसिड है, हार्ड एसिड है, यानी इसको बोला जाता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आता है, HCl, HNO3, H2O4 और तीसरा पॉइंट आपका HCl। याद रखिएगा इसको, यानी ये सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल एसिड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये पेपर में पूछा जाता है। प्रबल अम्ल का नाम बताइए, प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, HNO3, H2SO4 और HCl। HNO3 का नाम क्या होगा, नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं बच्चों, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ये आपको क्या करते हैं, आसानी से इसको डायरेक्ट नहीं टच किया जाता है, यदि आप इसको टच करेंगे तो आपका स्किन यानी आपकी त्वचा जल जाएगी, और अगर कपड़े में पड़ेगा कपड़े को ये जला देगा। इस कारण से इसको यूज हाथ से नहीं किया जाता, आप एक पिपेट होता है, पिपेट की सहायता से यूज किया जाता है। अम्ल की सांद्रता, अम्ल की सांद्रता का तात्पर्य अम्ल की प्रबलता नहीं है, कुछ अम्ल की कुछ मात्रा यानी कि अधिक मात्रा में मिलने पर विलय की सांद्रता दोनों की तरह कम हो जाता है। यदि आपको कहना चाहिए इसे हम कम करना चाहें, थोड़ी सी मात्रा अम्ल लेकर के उसमें डिस्टिल वाटर मिला दिया जाता है, पूरा डाइल्यूट एसिड हो जाता है, और डाइल्यूट एसिड जो होता है उतना खतरनाक नहीं होता जितना कॉन्संट्रेट होता है। अम्ल बनाने की विधियां, अम्ल बनाने की विधियां, चलिए इसके बारे में थोड़ा बातें हैं। अम्ल कैसे बनाया जाता है, तो हम बच्चे पढ़ेंगे अम्ल बनाने की विधियों में पहले ऑक्सीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑक्सीकरण क्या है इसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बात करते हैं, ऑक्सीडेशन। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखिए, बहुत ही H2SO4 H2SO4 HNO3 और HCl, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। याद रखिएगा, बहुत ही मजबूत स्ट्रेंथ पावर देख रहे हैं, देखिए इसमें, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा पेपर में तरीके से पूछा। सबसे प्रबल कौन है, H2O4, फिर कौन है HNO3, फिर कौन है HCl, ये तीनों हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन, प्रिपरेशन ऑफ एसिड, अम्ल बनाने की विधियां। अम्ल बनाने की विधियां, पहला पॉइंट होता है ऑक्सीडेशन। ये क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण के साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो तत्व के वायु में जलने पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, उसे ऑक्साइड कहते हैं। तत्व के वायु में जलने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके
जो यौगिक बनाता है उसे ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड सामान्यतः अम्ल या क्षारक हो सकते हैं। तो वायु की अधिकता में कार्बन के जलने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, C+O2। मैं आपको डिफिनेशन अपने से बना के बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए C+O2, तो क्या बनाया इन्होंने, CO2 का निर्माण कर दिया। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, जलने पर लिखेंगे, जलने पर। आप देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन है कि नहीं, वायुमंडल में कि ऑक्सीजन है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, कार्बन आपके पास है, लो ये देखिए ये हमारा लकड़ी है, कोयला है, तो यह कोयला ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है या अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन। यानी और अगर सामान्य रूप से अगर परिभाषा पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन के साथ करने वह पदार्थ जो ऑक्सीजन या रेड विद्युतीय तत्व को ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन या रेड विद्युतीय तत्व को ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, यानी ग्रहण कर रहा है तो बना CO2। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 बनाता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार से सल्फर O2 के साथ क्रिया करेगा, सल्फर और O2 के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और सोडियम की क्रिया O2 के साथ कराएंगे बच्चों, सोडियम का मतलब यानी O2, ये क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यानी A2। कभी भी नहीं यानी ये होता है, याद रखिएगा, अगर ये बनेगा तो क्या बनेगा, यानी A2 बनेगा फिर वो। अब इसकी बात हो गई वैलेंसी की, यानी आप उसको संतुलित कीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो यहाँ 1 है, ऐसा काम कीजिए यहाँ भी 2 हो जाए, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या तो 2 हो गई, लेकिन सोडियम की संख्या 4। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे 4 यानी +O2 2 यानी A2O। इसका नाम क्या होगा बच्चों, सोडियम ऑक्साइड होगा। इसी प्रकार से Mg+O2, ये आपका Mg+O2, इसको हम लिखेंगे MgO। क्या बात है, याद रखिएगा इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी अब सिंपल डिफिनेशन आपको पता हो गई बच्चों कि यदि हम क्या करेंगे बच्चों, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो सोडियम का ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो कार्बन का ऑक्साइड बनेगा, और सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो सल्फर का ऑक्साइड बनेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस तत्व को हम जलाएंगे उसी का ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है बच्चों, इनका नाम पता है ना, C का मतलब होता है कार्बन, O का मतलब ऑक्सीजन, S का मतलब सल्फर, O का मतलब ऑक्सीजन, M का मतलब Na का मतलब सोडियम, ऑक्सीजन। इसको भी नाम लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं कार्बन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, सब की क्रिया कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने का मतलब क्या होगा, ये जो त्रिभुज का चिन्ह बना रहे हैं इसका मतलब होता है हीट करना, यानी जलाने पर ऐसी क्रिया होती है। ठीक है, अधातुओं के साथ की प्रकृति, तो थोड़ा सा इसमें धातु का रासायनिक पे थोड़ा सा लीजिए, इसके बाद डाल देता हूं। क्या है इसमें, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, तो
अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो देखिए चलिए CO2 को हम H2O के साथ गर्म करेंगे बच्चों। पहला पॉइंट हमारा CO2 को किसके साथ H2O के साथ गर्म करेंगे। कोशिश कीजिए रासायनिक क्रिया करने के लिए FO2 को H2O के साथ करिए। FO2 जो हमारा अभी बना है उसको हम H2O के साथ क्या करते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट बना है आपका FOC को भी पानी के साथ गर्म करेंगे। FOC प्लस H2O के साथ क्रिया कराई जाएगी। और एक पॉइंट और हो रहा है आपको NO2 की क्रिया H2O के साथ कराइए। NO2 प्लस H2O। चार रासायनिक अभिक्रिया मेरे पास है यहाँ पे, आप जल्दी से बच्चों करके देखिए। CO2 को यदि हम H2O के साथ गर्म करेंगे तो देखिए ऑक्सीजन इसको मैं दे दूंगा तो बनेगा CO3 और H2 लग जाएगा तो H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। यदि हम FO2 मेरे पास यहाँ है और H2O लिखा हुआ है और जैसे ही एक ऑक्सीजन और दे देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, SO3 बन जाएगा और H2 जुड़ जाएगा तो बन के आ जाएगा क्या H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे FO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन इसको दे देंगे, क्रिया कर लेगा तो FO3 FO4 हो जाएगा और बन जाएगा आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बना। देखिए सभी एसिड बन रहे हैं। नेक्स्ट है आपका HNO2 को हम किसके साथ H2O के साथ गर्म कर रहे हैं, पानी के साथ गर्म कर रहे हैं। तो हम इसको बनाते हैं HNO3। देखिए नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है 2, आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2 4 4 2 4 8 5, तो आपका 2 3 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 2 4। आप ऐसा काम कीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों 2 है और वहां पे कितनी है 2 है, तो NO2 प्लस H2O, NO2 प्लस H2O मतलब क्या हो जाएगा HNO3। HNO3 का मतलब क्या होगा बच्चों नाइट्रिक एसिड है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम दो नाम बता देते हैं इसका HNO2 और HNO3। तो नाम क्या हो जाएगा, एक HNO2 बन जाएगा और एक HNO3। इनका नाम क्या है HNO3। HNO2 इसको बना देते हैं नाइट्रस एसिड बना देते हैं, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। देखिए अब नाइट्रोजन संख्या देखिए यहाँ पे क्या है 2 है तो यहाँ भी 2 हो गई, ऑक्सीजन 2 है तो वहां भी 2 हो गया और नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ भी 2 हो गए। तो याद कीजिए इसको HNO3 जो रहेगा इसको हम बोलेंगे नाइट्रिक एसिड और इसको बोलेंगे नाइट्रस एसिड। ठीक, ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड हो गया। लास्ट आपका जो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो उसमें आपको अभी प्रॉपर्टीज बताना है बच्चों और एक बेस के बारे में जानकारी देंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की जो क्लास थी साइंस में आपको एसिड के बारे में जानकारी दिया, एसिड कैसे क्रिया करते हैं। उसके बाद हमने आपको संकेतक के बारे में बताया, यानी आपका इंडिकेटर क्या होता है यह जानकारी दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दिया और ऑक्सीकरण यानी आपकी क्रिया कराया। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा सभी 1 2 3 4 जो केमिकल रिएक्शन है इनकी आप पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको बेस के बारे में जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही और इसको आप कमेंट्स करिए, अगर मान लीजिए आपके समझ में आता है तो अच्छी बात है। यदि आपको कुछ पूछना हो तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, हम आपको जानकारी देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे।